हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान क्लाउड। आई एम करण आहूजा। और आज जो है हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होगा और हर जगह मतलब आपको काम आएगा एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाइएगा आप ताकि आपको ये हेल्प करे आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जहाँ तक हमारी बात आती है वहाँ पर क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जहाँ पे भी चार्ज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, चार्ज की जहाँ पे बात हो रही है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कई बार हमने देखा है कि जब भी हम एक कॉम लेते हैं और उसको रब करते हैं और पेपर पार्टिकल्स पे उठाते हैं तो पेपर पार्टिकल्स अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसी फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टर में हम नहीं करेंगे यूज, ठीक है, सिर्फ इंसुलेटर में करेंगे, क्योंकि कंडक्टर में हमारा जो चार्ज होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या है, रुका हुआ, कि अगर एक जगह पे चार्ज जो है रुका हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और वो डेवलप किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब हमारे पास दो काइंड ऑफ जो है चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे हम मान लो सिल्क को रब करेंगे किसी रॉड पे तो उस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रॉड पे। ठीक है ना, लेकिन इसका कारण क्या है वो हम लोगों को जानना है। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो होती है एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से हम क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन की आपको वैल्यू पता है वो क्या होती है चार्ज की, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मास की वैल्यू भी आपको इलेक्ट्रॉन की पता होनी चाहिए, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज को यूज कर सको। ठीक है, यहां हो गई हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात। लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप कैसे होता है वो हमें पहले जानना है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड क्या है, हमारी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा ग्लास रॉड में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर फोर्स होता है उनके बीच में। अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स से काफी वीक होता है, इसीलिए हम एक एटम से प्रोटॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, बल्कि हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, किससे, न्यूक्लियर फोर्स से। अब हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ठीक है, अब ग्लास रॉड में क्या है, हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे हैं, दिस इज फॉर ग्लास रॉड। अब हमने क्या किया, सिल्क जो है उस पर रब कर दिया। सिल्क का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा ग्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसीलिए ग्लास जो है अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा और सिल्क उसे ग्रैब कर लेगा। तो सिल्क पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज, और ग्लास पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मूविंग ऑन। अब ऑन रबिंग ग्लास रॉड टेक्स द पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क टेक्स द नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो क्या होता है हमारा, ये हमें जानना। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले कंडक्शन जानेंगे। अब कंडक्शन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑन टचिंग। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ए, उसमें हमारा क्या है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल चार्ज है। तो जब हम इन दोनों बॉडी को क्या करेंगे, टच करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे नेगेटिव बॉडी पे वो कहां जाएंगे, हमारे न्यूट्रल वाले पे। कब तक जाएंगे, जबकि दोनों पे सेम जो है हमारा नेगेटिव चार्ज ना हो जाए। जहां पे हम इंडक्शन की बात करते हैं
द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, नियर, यानी कि हम जब किसी बॉडी को किसी के पास ला रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो एक चार्ज इंड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये रॉड लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा है कंडक्टर। ये रॉड जो है हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज रॉड हम इस कंडक्टर के पास लेकर आएंगे, जस्ट पास, तो इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इधर की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो इधर क्या चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए और पॉजिटिव इधर बन गया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं। ऑलराइट, तो पॉजिटिव रॉड की वजह से हमारा एक यहां पर इस एंड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इंड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि द इलेक्ट्रॉन गेट्स पुल्ड, और इधर क्या हो जाएगी हमारी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स। ऑलराइट, इस रॉड को, जो रॉड हमारी चार्ज है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसिंग चार्ज, यानी कि इसका इंड्यूसिंग चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और जो हमारा इंड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इस एंड पे क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है, और इस एंड पे हमारा क्या इंड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, अब मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसको हमें इंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज करना है, तो वो प्रोसेस कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं। इस प्रोसेस को करने के हमारे 3 वेज होंगे, ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या है कि हम चार्ज्ड बॉडी को उस कंडक्टर के पास लेकर आएंगे। अब जब हम उसको पास लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इस तरफ पुल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इधर आ रहा है नेगेटिव। लेकिन अब हमें इस पॉजिटिव को भी तो हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। तो अर्थिंग से क्या हो रहा है, हमारा ये जो पॉजिटिव है वो अर्थ में चले जा रहा है। वैसे ये बोलने की बात होती है, लेकिन अर्थ जो है एक तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है दे रहा है, जो इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। ऑलराइट, इसी वजह से जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब नेगेटिव चार्ज पूरे में इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, रॉड जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज हमें मिल गई, ठीक है। अगर हमें इसे पॉजिटिव करना होगा तो रॉड हम कौन सी लेंगे, हम रॉड लेंगे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के अगर हम रॉड लेंगे और हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसको भी हम अर्थ कर देंगे, नेगेटिव इधर चल जाएगा, तो हमारे पास रॉड कौन सी आ जाएगी, पूरी पॉजिटिव चार्ज की हमारे पास रॉड आ जाएगी। तो किसी भी इंडक्शन के वे से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन। अब हमारा आता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि हम लोग किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बॉडी है और इस पे हमारे पास चार्ज क्या है, +4Q, -3Q, +5Q, -7Q, -2Q, +Q। तो हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज करेंगे इस बॉडी पे, यानी कि टोटल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, +4Q, -3Q, +5Q, -7Q, इनको यानी कि हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो पहले हम 4Q, 5Q एंड 1Q को ऐड कर देते हैं, और 3Q, 7Q और 2Q को जब हमने ऐड किया तो इनको सबको ऑल टुगेदर ऐड करने के बाद हमारा कितना आया, 10Q - 12Q, यानी कि टोटल चार्ज हमारा -2Q है। और -3 कितना हुआ, 1, 1 + 5 कम्स आउट टू बी 6, 6 - 7 -1, -1 - 2 कितना हुआ, -3, और -3 + 1 कितना हुआ हमारा, -2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जितना भी बॉडी पे चार्ज है उसका आप सम निकाल दो साइन के साथ, ठीक है। अब आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, एन होना चाहिए थे, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात, यानी कि जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए कि जितना भी उस पर चार्ज हो
वो एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो हमारा चार्ज ऑन बॉडी किस फॉर्म में होना चाहिए, Ne की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। ऑलराइट, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे पास कितने हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना। या फिर हम कहते हैं सर 1.5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पूरे एक एंटिटी है, एक इंसान की तरह इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है ना, आधा अधूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कितना है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल। 0.75 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए हमारा एक इंटीग्रल मल्टीपल। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इसमें लिखा है कि टोटल चार्ज हमारा कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो टोटल चार्ज कितना होता है हमारा, Ne के बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये चार्ज ऑन अ बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा Q, यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इक्वल्स टू N इंटू ई पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N की वैल्यू कितनी आएगी 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 16 कितने का होता है हमारा 48, तो 16 3 ज़ा 48, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट तो कट ही गया था हमारा, और क्या है ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 19, दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए 3 इंटू 10 की पावर 7, जो कि एक हमारा इंटीग्रल नंबर है। चलिए मूविंग ऑन, अब हमारे पास क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है वो हमें पहले जानना है। तो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, दुनिया से दूर आइसोलेटेड, ठीक है, द नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी कि क्या है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या है हमारा नेट चार्ज जो है वो हमारा क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि चार्ज गायब नहीं हो सकता, कांस्टेंट ही रहेगा। बस क्या है चार्ज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, बट द नेट चार्ज, तब भी नेट जो है हमारा वो क्या होगा विल ऑलवेज रिमेन सेम। यानी कि अगर हमारे पास 2 बॉडी है, 2 बॉडी हमारे पास, एक पे हमारा कितना चार्ज है मान लेते हैं हम लोग 160 कूलम है, ठीक है, और इसने इसको बॉडी को चार्ज दिया अपना, जब ये कंडक्शन में हुआ तो इस बॉडी पे अब कितना आ जाएगा 80 कूलम, और इस पे कितना हो गया 80 कूलम जब टच किया। तो अभी भी अगर हम टोटल सम देखेंगे 80 प्लस 80 दैट विल बी 160, अभी भी ये 160 ही रहे। ओके, आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है, ठीक है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। अनलाइक मास, मास की तरह नहीं, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द, ठीक है। जैसे मास तो हमारा इफेक्ट होता है ना मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, क्यों, जैसे आइंस्टाइन की भी एक थ्योरी है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो हमारा मास क्या होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली वो क्या है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी है दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने कुछ ये 4 पॉइंट जो है वो भी पढ़े, ओके। अब हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है कूलम्स लॉ, ठीक है। ये पहला आपका फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है स्टेट कूलम्स लॉ, तो आपको इस डेफिनेशन को इसी तरीके से लिखना है कि इट स्टेट्स दैट 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स, ठीक है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है एक फोर्स से, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑलराइट, तो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है तो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है,
और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है। अब ये मान लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज है दोनों के दोनों, यानी कि सेम चार्जेस हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा R। तो ये दोनों एक फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्ट कौन करते हैं, अनलाइक चार्जेस, और रिपेल कौन करते हैं, लाइक चार्जेस। तो दीज आर व्हाट, लाइक चार्जेस। ऑलराइट, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2, अभी हमने पढ़ा, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये कितना आ गया, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हमारा आएगा, जो कि क्या आएगा हमारा, K हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में हम लोग बात कर रहे हैं, एयर में बात कर रहे हैं, वाटर में बात कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हमारा आ जाता है कि K की जो है हमारी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये अभी हमने पढ़ा, जिसमें K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है, अभी हम इसकी वैल्यू भी जानेंगे, ठीक है। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब E नॉट की जो है हमारी यूनिट क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, एप्सिलॉन, सॉरी E बोल दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, F हमारा जो है नीचे आ गया, तो क्या हो गया 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर F की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, ठीक है ना। और हमारा Q1 Q2 क्या होगा, कूलम में होगा, है ना, Q1 Q2 किस में होगा, हमारा कूलम में होगा, और R किस में है हमारा, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। ओके, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, जब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डालेंगे, तो दैट विल कम नियरली इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर माइनस में होगा ये, ठीक है। ऑलराइट, आपको बात समझ में आ रही है ना कि कैसे जो है हमारी इसकी वैल्यू आई, कैसे इसकी जो है हमारी यूनिट आई, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारा क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, तो उस केस में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 नियरली इक्वल, ठीक है। चलिए, अब हमारा आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी किसी रिलेटिव तरीके। तो अब क्या आ जाता है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी की जहां बात होती है, तो वहां पे क्या आ जाता है हमारा, मीडियम आ जाता है, कि मीडियम के हिसाब से हमारी परमिटिविटी क्या होगी, और उस केस में हमारा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब अगर हम लोग फोर्स एक मीडियम में निकालेंगे, तो क्या होगा, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट हमारा किस में है, वैक्यूम में, ठीक है ना, एक आइडियल कंडीशन में। अब मीडियम आ गया तो हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लिखेंगे अब, ठीक है। तो अगर मीडियम में निकालना है, तो वो एक मीडियम के लिए जो है एप्सिलॉन कितना है, यानी कि परमिटिविटी कितनी, ठीक है। तो वैक्यूम में हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम में कितना है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, F वैक्यूम, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। F वैक्यूम अपॉन F मीडियम comes out to be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब क्या हो जाएगा हमारा, Q1 से Q1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो अब हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कम्स आउट टू बी ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ई रिलेटिव, जो कि क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कभी भी आपको एग्जाम में दे रखा हो कि ई रिलेटिव कितना है हमारा, वो है हमारा कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो एक्स दे रखी है वैल्यू, और आपको ई निकालनी है, तो आप कैसे करोगे, ई रिलेटिव इनटू में एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के फिर मीडियम में जो है फोर्स निकाल पाओगे। तो एक तरीके से हमारा एफ मीडियम कितना हो गया, 1/4 पाई, ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई आर इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मीडियम में हमें अगर फोर्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, और वैक्यूम में अगर हमें फोर्स निकालना है तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम लॉ हमने क्या पढ़ा, अभी कूलम्स लॉ हमने पढ़ा क्या कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। ये अभी हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ। अब इसी का अगर हमें वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, फोर्स ऑन वन, यानी कि Q1 पे जो हमारा फोर्स है ड्यू टू 2, यानी कि फोर्स ऑन वन Q1 ड्यू टू Q2 क्या है हमारा F12। और अगर हम बात करते हैं F21 की, तो वो क्या है, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F21 की बात करेंगे तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है हमारा, F12 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो R12 क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, और R21 क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो R12 समझ में आ गया, R21 भी अब हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो F12 के केस में हम क्या यूज करेंगे, R21, F12 केस में R21। ठीक है, और F21 क्या है, R12। अगर हम ये लगा देंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी हमारी, इधर देख लो, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो F12 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में, ये देखिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। F12 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R21 का जो है यूनिट वेक्टर अगर हमारा लगा देंगे तो दैट विल कम आउट टू बी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F12 की अगर हम बात करें, ये डायग्राम बना देना, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में R21 क्या, दैट विल बी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमारा जो कूलम्स लॉ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, भाई हमने वेक्टर फॉर्म तो पढ़ा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी तो हमें पढ़ना है ना, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ शोज दैट द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि R1 और R2 जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21, डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट हो। तो ये हमारा जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि कूलम्स लॉ क्या है, वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि जो दो चार्ज है हमारे पास A और B, Q1 और Q2, इनके बीच में जो फोर्स है इज द सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि जब हमारे पास Q1 और Q2 होगा तो इसी लाइन में ही फोर्स लगेगा, ऊपर नीचे इधर कोई और डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ओनली ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस पे है
तो एक्स एक्सिस पे ही हमारा फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स क्या हो, रिपेलिंग हो या फिर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स हो, लगेगा वो उसी लाइन पे ही। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हमें शो कर रहा है। ठीक है ना। तो पहला क्या है हमारा कि फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दूसरा क्या ये बता रहा है कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, उसी लाइन पे एक्ट कर रहा है जिसमें Q1 और Q2 है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, तो अब हमने आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स पढ़ा और हमने कूलम्स लॉ भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के आगे एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो पढ़कर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो है आप सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी एंड जो है आपको अपडेट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।